हेलो, वेलकम टू सक्सेस रट। मैं गौरव कुमार। अगर आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य ज्ञान का ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो कि आयोग द्वारा अब तक पूछे गए हैं और अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाने की भी संभावनाएं हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो है मैं अंत में एक टेस्ट रखने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य की सीमाएं भारत के अधिकतम अन्य राज्यों के से मिलती है। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बिहार। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका असम। ठीक है, जो असम राज्य की सीमाएं हैं वो अन्य राज्यों के साथ अधिकतम मिलती हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर असम की बात करते हैं तो असम 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, असम 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसमें एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका नागालैंड, और एक हो जाएगा आपका मणिपुर, एक हो जाएगा आपका मिजोरम, एक हो जाएगा आपका मेघालय, एक हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, और लास्ट में हो जाएगा आपका त्रिपुरा। ठीक है, इस प्रकार जो असम है वो 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, अगर हम असम की राजधानी की बात कर लेते हैं तो असम की राजधानी होती है दिसपुर। असम की राजधानी होती है दिसपुर। अगर हम इसके गवर्नर की बात कर लेते हैं कि यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर की बात कर लेते हैं। गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। और साथ ही साथ यहाँ के अगर हम सीएम की बात कर लेते हैं तो सीएम है यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम विधानसभा की बात करते हैं कि यहाँ पर जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, तो विधानसभा में 126 सीटें हैं। अगर हम बात कर लेते हैं राज्यसभा में सीटों की बात कर लेते हैं तो राज्यसभा में 7 सीटें हैं। और लोकसभा की अगर हम बात कर लेते हैं तो लोकसभा में यहाँ पर 14 सीटें हैं। ठीक है, 14 सीटें हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश केवल 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसमें आपका यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और राजस्थान। जबकि महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसमें आपका गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और गुजरात हो गया। जबकि बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और आपका इसमें एक तीसरा, चलिए मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिस्थापित विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किन्हें प्राप्त हो सकता है। इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, ये कथन दिए हैं आपको। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को, ऑप्शन बी दिया है, 2 दिया है इसमें, विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, ऑप्शन सी दिया है इसमें आपको, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, और ऑप्शन 4 दिया है इसमें, भारत में जन्मे सभी नागरिकों को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको इसका बता दूं, इसका जो सही आंसर होगा, देखिए भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को
ये प्राप्त होते हैं, और साथ ही साथ भारत क्षेत्र के अंदर रहने वाले सभी विदेशियों को। इसका मतलब ये होता है कि जो भारत के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो भारतीय हो, उन सभी को ये मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल 1 और 3 सही इसका आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार जो हैं ये मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, और इनको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो मौलिक अधिकार हैं ये इंग्लैंड से लिए गए हैं। ठीक है, इंग्लैंड से लिए गए हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार पहले 7 थे, लेकिन वर्तमान में अब 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। टोटल ये 5 मौलिक अनुच्छेद हैं इसमें। ठीक है, जो दूसरा अधिकार है वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, और कुल 4 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तीसरा जो है आपका वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक है, अर्थात केवल 2 अनुच्छेद हैं। और जो आगे आता है अनुच्छेद हमारा, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला जो हमारा अधिकार है वो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। कुल 4 अनुच्छेद इसमें हैं। और जो आपका 5वां आता है वो है आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक है। ठीक है, कुल 2 अनुच्छेद हैं। और जो अंतिम अनुच्छेद है वो है आपका उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 है। ठीक है, इसमें केवल 1 अनुच्छेद है। और जो हमारा 7वां था वो था आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को अब समाप्त कर दिया है और इसको हटाकर अनुच्छेद 300 के कै में शामिल एक विधिक अधिकार के रूप में शामिल कर दिया है। ठीक है, एक विधिक अधिकार। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हमारा वो है लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान किस के संबंध में प्रोद्भूत होता है, ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन ए केवल पूंजी, ऑप्शन बी कोई भी कारक, ऑप्शन सी केवल कारक, ऑप्शन डी दिया है आपका केवल भूमि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, कोई भी कारक जो है लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार जो है वो संबंध को प्रतिभूत करता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसमें कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किस पुस्तक पर केंद्रीभूत है और उसका लेखक कौन है। ठीक है, प्रोफेसर सैमुएल्सन, ऑप्शन बी प्रोफेसर जे.एम. कीन्स, ऑप्शन सी प्रोफेसर बेनम, ऑप्शन डी आपका प्रोफेसर बोमोल। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्रोफेसर जे.एम. कीन्स।
ठीक है। अगर हम प्रोफेसर जे.एम. कीन्स की बात करते हैं तो इनको माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो जनक किसको कहा जाता है? प्रोफेसर जे.एम. कीन्स को, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपके जे.एम. कीन्स कहलाते हैं। अगर हम इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करते हैं तो इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है रोजगार। ठीक है, रोजगार के ऊपर इन्होंने बनाए थे जिसमें एक ब्याज एवं मुद्रा का इन्होंने सामान्य सिद्धांत दिया था जो काफी प्रचलित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्न में से जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, आपको यह बताना। ऑप्शन ए दिया है आपका पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, ऑप्शन बी दिया आपका पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यक, ऑप्शन सी दिया आपका विश्व आयन जो कि पृथ्वी की सौर और अपसौर की स्थिति को दर्शाता है, और ऑप्शन डी दिया आपका सौर विकिरण की ऊर्जा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, सौर विकिरण ऊर्जा जो है वो जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बात कर लेते हैं हम कि पृथ्वी की जो कक्षा की केंद्रता है वो क्या है कि जो सूर्य है पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इस तरीके से तो इसको हम पृथ्वी की कक्षा की उपकेंद्रता बोलते हैं। पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता क्या है? देखिए, जब हम यहाँ पर पृथ्वी होती है, ठीक है, वो इस तरीके से अपने जो उसकी कक्षा होती है उसके चारों ओर चक्कर लगाती है सूर्य के, तो इससे क्या होता है कि इससे जलवायु परिवर्तन होता है। अगर यहाँ होता है तो जब यहाँ पृथ्वी होती है तो इसके एरिया में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ दिन होगा और यहाँ पर सूर्य का तापमान अधिक होगा तो वर्षा यहाँ ज्यादा होगी। जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुंचेगी। जब ये पृथ्वी यहाँ घूमकर यहाँ आएगी तो इस हिस्से में जो है क्या होगा, उजाला होगा। तो इस प्रकार जलवायु परिवर्तन जो है इसी के कारण होता है। अगर हम बात कर लेते हैं अगले दूसरे उसकी, तो इसमें जो पृथ्वी की, देखिए पृथ्वी एक गोल अंडाकार स्थिति में है। ठीक है, ये इसके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो ये अपने अक्ष पर घूमती हुई, ठीक है, अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो जो ये अपने अक्ष पर घूमती है तो उससे भी जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक है, विश्वत आयन पृथ्वी की सूर्य उपसौर और अपसौर की स्थिति होती है। अगर हम बात कर लेते हैं सूर्य की अपसौर स्थिति, तो जो सूर्य की उपसौर स्थिति होती है इसमें क्या होता है, जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के नजदीक होती है। ठीक है, नजदीक होती है, और ये जो नजदीक होती है ये होती है आपकी 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को। जबकि उपसौर की जो वो स्थिति होती है वो जब सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, और ये होती है आपकी 4 जुलाई को। ठीक है, ये होती है 4 जुलाई को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें कह रहा है सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी पत्रे, ऑप्शन डी लोहे। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि जब आर्य लोग भारत आए थे, ठीक है, तो आर्य लोग भारत आए थे, उन्होंने ही भारत में लोहे का आविष्कार किया था। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में जो लोहा है उसको लोह अयस्क, श्याम अयस्क और एक लोहित अयस्क के नाम से जाना गया है। ठीक है, श्याम अयस्क को लोहा और जबकि जो लोहित अयस्क है उसको तांबा, ठीक है, तांबा कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मुगल लोग कौन थे? ऑप्शन ए अफगानी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी मंगोली, ऑप्शन डी चगताई तुर्की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चगताई तुर्की। जो मुगल वंश का संस्थापक था वो बाबर था, ये आप लोग जानते हो। ठीक है, बाबर ने पहली जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, पानीपत की प्रथम लड़ाई जो कि 1526 में हुई थी, 1526 में हुई थी, इसमें जो
दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी को इसने पराजित कर मुगल वंश की नींव रखी थी। ठीक है, और जो चगताई तुर्क होते हैं ये सुन्नी मुसलमान होते हैं। ठीक है, सुन्नी मुसलमान, सुन्नी मुसलमान थे। अगर मुगल शासकों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो शासन किया था वो बाबर ने। बाबर के बाद आपका हुमायूं, हुमायूं के बाद आया था आपका अकबर, और अकबर के बाद आया था जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद जो अंतिम मुगल बादशाह था वो बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रामकृष्ण मंच की मठ। ठीक है, ये मठ, रामकृष्ण मठ की स्थापना संस्थापक थे। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी केशव चंद्र, ऑप्शन डी हंसराज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मंच की स्थापना जो की थी वो 1887 में की थी। ठीक है, वेलूर में की थी। कहां पर की थी? वेलूर में की थी। ठीक है, वेलूर में की थी। और अगर हम बात करते हैं कि रामकृष्ण मिशन, ठीक है, जो राम कृष्ण मिशन था, रामकृष्ण मिशन, इसके ठीक 9 साल बाद यानी कि 1896 में, ठीक है, 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? ऑप्शन ए प्रथम शाही कमान, ऑप्शन बी धर्मस्थल, ऑप्शन सी कला और वास्तुकला, ऑप्शन डी दग्ध ईंटों से बनी इमारतें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दग्ध ईंटों से बनी इमारतें। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और यहां पर दग्ध का मतलब होता है पक्की ईंटों से। ठीक है, पक्की ईंटों से दग्ध का प्रयोग जो होता है वो होता है पक्की ईंटों से। और यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, समकोण पर काटती थी। इसकी खोज दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। ये कह रहा है कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का जो मूल नाम था वो था तेमुचिन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा तेमुचिन। इसका तेमुचिन इसका बचपन का नाम था। ठीक है, इसका जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो देखिए, त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जो चोल थे वो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। त्रिकोणात्मक संघर्ष में कौन कौन शामिल थे अगर हम इसकी बात करते हैं तो त्रिकोणात्मक में थे एक तो दक्षिण के राष्ट्रकूट, दक्षिण के राष्ट्रकूट थे, और पूर्व में बंगाल के पाल शासक, और ये आपके पश्चिम में मालवा के प्रतिहार। अब देखिए, ये
त्रिकोणात्मक संघर्ष के हिस्से थे, जबकि जो चोल चोल था वो इसका नहीं था। इनका जो संघर्ष था वो किसके लिए था, तो इसका मुख्य कारण था कि जो आठवीं और 10वीं सदी में जो है जो शताब्दी के मध्य हुआ था ये युद्ध, इसमें गंगा का जो विशाल मैदान था वो संसाधनों पर अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए था, क्योंकि उस समय जो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था, वो गंगा के क्षेत्र होते हैं वो काफी संसाधनों से भरपूर रहा करते थे। तो इसीलिए इनका जो है संसाधनों पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये संघर्ष चालू था। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहां पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी दिया है आपका बड़ौदा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हम्पी। ठीक है, दो बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो दो भाइयों ने की थी। किसने? हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर बुक्का जो दो भाई थे, इन्होंने इसकी स्थापना 1336 में की थी। ठीक है, और विजयनगर की जो राजधानी है वो है हम्पी। ठीक है, विजयनगर की राजधानी हम्पी है। ठीक है, इसके जो खंडर पाए जाते हैं वो आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे और तुंगभद्रा नदी के किनारे पाए जाते हैं। और इसकी जो राजभाषा थी वो आपकी तेलुगु थी। ठीक है, तेलुगु। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 13। समष्टि अर्थशास्त्र में किस मूल समस्या का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए आय का उत्पादन, ऑप्शन बी आय का प्रयोग, ऑप्शन सी आय का प्रभाव, ऑप्शन डी आय का वितरण। तो आपको इसमें बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए आय का उत्पादन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए आय का उत्पादन। देखिए, समष्टि अर्थव्यवस्था का जो अर्थ होता है इंग्लिश में वो होता है मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका जो अध्ययन किया जाता है वो किस किस क्षेत्र में किया जाता है, तो जैसे आपकी राष्ट्रीय आय होगी, राष्ट्रीय आय का अगर आकलन करना है, ठीक है, आपको विकास से संबंधित करना है। ठीक है, अगर आप विकास से संबंधित करना है, मुद्रास्फीति हो गई। ठीक है, और आपकी बेरोजगारी से संबंधित हो गई। तो इनके आदि जो है इसके लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। पांडुचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए थॉमस ऑर्थर कॉम्पले लेली, ऑप्शन बी गोडीहेड्यू, ऑप्शन सी ला बुर्देदिनी, ऑप्शन डी आपका जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले इसका सही आंसर होगा। और अगर हम बात कर लेते हैं पांडुचेरी की, तो ये पांडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी पुदुचेरी है। ठीक है, इसकी राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी इसकी पुदुचेरी है। और इसके उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। और अगर हम बात कर लेते हैं इसके सीएम, तो सीएम है यहां पर आपके वी नारायण स्वामी जो कि कांग्रेस से संबंध रखते हैं। ठीक है, इसके 4 जिले हैं। 4 जिले में कौन कौन से हो गए? एक तो आपका पुदुचेरी होगा, एक आपका कराईकल होगा, ये दोनों तमिलनाडु में पड़ते हैं। अगर एक हो गया आपका यनम जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और एक हो गया आपका माहे जो कि केरल राज्य में पड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? ऑप्शन दिया है आपका गेहूं, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी रबड़। तो आपको बताना है कि इसमें नकदी फसल कौन सी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नकदी फसल में रबड़ को शामिल किया जाता है। अगर हम रबड़ की बात करते हैं तो रबड़ में भारत का जो उत्पादन में स्थान है वो 4th रैंक है। ठीक है, प्रथम रैंक की अगर हम बात करते हैं तो पहली आ गया आपका थाईलैंड, दूसरे नंबर पर आ गया आपका मलेशिया, तीसरे नंबर पर आ गया आपका इंडोनेशिया और 4th रैंक पर भारत है। ठीक है, अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य में केरल प्रथम स्थान पर है। केरल के बाद आपका होता है तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद आता है स्थान कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक का। अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं कि कौन कौन सी जो है नकदी फसल होती हैं, तो इसमें आपका जो है कपास हो गई, कहवा हो गया, नारियल हो गया, गन्ना हो गया, चाय हो गया। ठीक है, ये जो है आपके नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो थाईलैंड है, थाईलैंड में इतने रबड़ का उत्पादन होता है कि जो वहां की सड़कें होती हैं वो भी जो है रबड़ से बनाई जाती हैं। ठीक है, वहां पर भी रबड़ बिछाई हुई होती है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं थे। किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सती प्रथा, ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन सी अंग्रेजी प्रोत्साहन, ऑप्शन डी दिया है आपका सांस्कृतिक शिक्षा। आंसर टाइप करें कमेंट बॉक्स में और कम से कम आपको इसके 50 से 150 शब्दों के बीच में इसके बारे में कुछ लिखना है। और आप कमेंट बॉक्स में इसको जो है टाइप कीजिए इसके बारे में। जिसका सही आंसर होगा और जो बिल्कुल उपयुक्त लिखेंगे मैं उनको कमेंट बॉक्स में मैं कल आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप हमें अन्य सोशल साइट प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.success.com पर जाकर फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू।